Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 393 नाराजगी, जूही के बुरी हालत। वहीं रुद्रांशी अपने डैडी के सामने खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कब उसके डैडी उसे गोद में लेंगे। जब उसने देखा उसके डैडी की नज़र उस पर नहीं है, उसका मुंह लटक गया। डैडी, वो अपने निचले होंठ को बाहर निकलते हुए बोली। आज पहली बार ऐसा हुआ था, उसके डैडी ने पहली बार उसे इग्नोर किया था। मोक्ष, जो गुस्से से रुद्रांश को घूर रहा था, उसने नीचे झुककर रुद्रांशी को गोद में उठा लिया। रुद्रांशी ने अपने डैडी के गाल पर हाथ रख दिया और लड़खड़ाते आवाज में बोली, डैडी। अब वो और कुछ नहीं बोल पाए। अब आगे पर मोक्ष समझ गया कि उसकी प्रिंसेस क्या कहना चाहती है। उसने उसे इग्नोर कर दिया था अभी अभी, इसलिए उसकी प्रिंसेस उससे नाराज है। आह, मेरी प्रिंसेस नाराज हो गई। मोक्ष की बात सुनकर रुद्रांशी ने जल्दी जल्दी में हाँ में सिर हिला दिया। हाँ डैडी। रुद्रांशी की बात सुनकर मोक्ष ने उसकी गाल पर प्यार से किस किया और बोला, ठीक है डैडी, फिर कभी अपनी प्रिंसेस को इग्नोर नहीं करेंगे। रुद्रांशी ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं रुद्रांश मुंह बंद कर उन्हें देख रहा था। डे से पता नहीं यहाँ कौन सा नाटक चल रहा हो। मोम रुद्रांश ईशानी की सीने से अपने फेस को रगड़ने लगा। उसे भूख लगी थी, भले ही वो दिन भर ईशानी से फीडिंग किए बिना रह जाएगा, पर रात को वो ईशानी से ही फीडिंग करता था। वहीं मोक्ष ने गुस्से से दांत पीस लिया और बोला, मेरी बीबी तुम्हें फीडिंग नहीं करवाएगी। तुम कल से सिर्फ बॉटल से दूध पियोगे। उसकी बात सुनकर रुद्रांश ने उसे चैलेंजिंग नजरों से देखा। डे से कहना चाहता हो, मुझे कौन रोकेगा आप। मैं भी देखता हूं तुम मेरी बीबी के पास भी कैसे आते हो, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। बस कीजिए आप दोनों। ईशानी रुद्रांश को लेकर बेड पर चली गई। उसने दोनों बच्चों को फीडिंग करवाया और जब थोड़ी देर में रुद्रांश और रुद्रांशी दोनों सो गए, ईशानी ने उन्हें वही बेड पर ही सोने दिया। तभी मोक्ष उसके पास आकर बोला, बीबी अब मेरी बारी है। तुमने बच्चों को तो खिला दिया, पर मेरा क्या, मुझे भी अभी भूख लगी है। ईशानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हाँ तो आपने डिनर नहीं किया है ना। चलो डिनर कर लेते हैं, सब वेट कर रहे होंगे नीचे। मोक्ष ने उसकी होंठों पर लाइट किस किया और बोला, ठीक है, पर मुझे बाद में डिनर के बाद डेजर्ट चाहिए। और तुम मुझे मना नहीं कर सकती जान। मोक्ष ने ईशानी की साड़ी को ठीक किया। ईशानी ने दोनों बच्चों की चारों तरफ पिलो रख दिया और दोनों बाहर चले गए। सब डाइनिंग टेबल पर उनका ही आने का इंतजार कर रहे थे। दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सब बातें करते हुए डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद दक्ष सब की तरफ देखकर बोला, मेहिका के घरवाले हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं। वो अपनी फैमिली के साथ 4 दिन बाद वापस आ रही है। उसकी बात सुनकर कल्पना जी और मीता जी दोनों खुशी से बोली, ये तो अच्छी बात है, अब कोई चिंता नहीं है। दादी माँ बोली, हाँ, वरना किसी को मेहिका के घरवालों से बात करने जाना पड़ता। हाँ, पर मेहिका के घरवाले बोस को अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करते, जैकी बोला। वहीं नव्या का मन कर रहा था रुद्र की बात भी अभी ही बता दे, पर उसने खुद को रोक दिया। रुद्र पहले इस बारे में मोक्ष भाई और ईशानी भाभी से बात करने वाले थे। थोड़ी देर बात करके सब अपने अपने रूम में चले गए। रूम में आते ही मोक्ष ने दोनों बच्चों को उनके बेड पर सुला दिया और ईशानी को बेड पर सुलाकर खुद उसके ऊपर आ गया। हब्बी, क्या आप भी हर दिन आपको रोमांस सूझता है। ईशानी मोक्ष की गले में बाहें डालकर बोली, जब मेरे पास इतनी प्यारी खूबसूरत बीबी है तो रोमांस करना तो बनता है। मोक्ष हंसते हुए बोला और झुककर ईशानी की होंठों को अपनी होंठों से कैद कर लिया। धीरे धीरे दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ गिरे हुए थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। सुबह का वक्त, कोठारिया विला। सब हॉल में सब बैठे हुए थे। चंद्रेश, सेलिना के साथ आज उनका बेटा मनीष और श्रद्धा भी वहां मौजूद थे। और जब उन्हें पता चला कि ये जूही उनके डैड के नाजायज बेटी है, तो वो दोनों ही गुस्से से भर गए। खास करके मनीष सबसे ज्यादा गुस्से में था। उसे अच्छे से पता था उसके डैड ने उसकी मोम को धोखा दिया था, और जिस औरत के साथ उनका संबंध था उसने ही उसकी छोटी बहन की ये हालत किया था। मनीष और श्रद्धा तो आपने ही डैड से नफरत करते थे। मनीष तो चाहता था उनकी मोम उनके डैड को डाइवोर्स दे दे। वो खुद अपनी बहन के लिए कब से डोनर ढूंढ रहा था, पर सेलिना जी चंद्रेश को अपने आंखों के सामने ही सजा देना चाहती थी।
अगर वो पहले उन्हें डाइवोर्स दे देती तो क्या पता चंद्रेश उसके दोनों बच्चों को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना देकर सारी प्रॉपर्टी अपनी नाजायज बच्ची को दे देता। वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ही तरह कुछ नहीं होने देना चाहती थी। और चंद्रेश हर दिन सेलिना जी की नफरत को बर्दाश्त करता था, पर कुछ नहीं बोलता था क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। वो तो अपने दोनों बच्चों को ही सारी प्रॉपर्टी देने वाला था, पर सेलिना को अब भी उन पर भरोसा नहीं था। और चंद्रेश के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी कि उनकी बीबी और बच्चे सब उनके सामने थे, पर उनसे नफरत करने लगे थे। वो हर दिन पछता रहे थे। वहीं जूही ने मनीष और श्रद्धा को देखा, वो दोनों थोड़ा थोड़ा उसके जैसे दिख रहे थे। उन दोनों को अपनी तरफ नफरत से देखता पाकर जूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कुछ ही दिन में इन सबको अपने इशारे पर मचाएगी। जूही स्माइल करते हुए उन दोनों को देखते हुए बोली, हेलो मैं जूही हूँ, शायद आप दोनों मेरे बड़े भाई बहन हो। जूही की बात सुनकर भी दोनों ने कुछ नहीं कहा उसे। मनीष आपने डैड की तरफ देखकर बोला, तो आपने आखिरकार अपनी सो कॉल्ड नाजायज बेटी को यहाँ बुला ही लिया। तो क्या अब आप अपनी सारी प्रॉपर्टी इस घटिया लड़की को देने वाले हो? उसकी बात सुनकर गुस्से से जूही का खून ही खौल गया। ये नाजायज टैग कब उसके सिर से हटने वाला था, एक बात उसकी मोम आ जाए, फिर ये सब इस घर से बाहर जाएंगे। वो अपनी मोम की शादी अपने खुद के डैड से करवा देगी। मैंने इसे नहीं बुलाया, वो खुद ही आई है, चंद्रेश जी लाचार होकर बोले। जूही मासूम बनते हुए बोली, क्या मैं यहाँ आपको परेशान कर रही हूँ? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, और मैं डैड और आप सब के लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगी। श्रद्धा, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वो तो हमेशा बीमार रहती थी, वो बिना भाव के बोली, ऑफ कोर्स तुम हमें परेशान कर रही हो। अगर जाना है तो चली जाओ, किसने तुम्हें रोक कर रखा है? मनीष भी तिरछी स्माइल करके बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे बारे में सर्च किया था, इसलिए अपनी ये मधुमिता का ढोंग तुम हमारे सामने मत करो। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी घर तोड़ने वाली और घटिया लड़की हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जरिए किसी की फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी माँ को तो दूसरे लोगों के पति ही चाहिए होते हैं। तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरी बहन की आज ऐसी हालत है। उसकी बात सुनकर जूही रोते हुए बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो तब बच्ची थी और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आप दोनों मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जो भी हो, आप दोनों तो मेरे बड़े भाई बहन हो ना। अगर मैं मुश्किल में नहीं होती तो यहाँ नहीं आती। सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। मेरी वजह से बड़े भाई बहन आपसे नफरत करते हैं, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मन ही मन बोली, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम दोनों ही इस घर से जाने वाले हो, मैं इस इंसल्ट को कभी नहीं भूलूंगी। वो तो चंद्रेश जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर चंद्रेश जी जो अभी जूही के लिए थोड़े सॉफ्ट हुए थे। जब उन्होंने श्रद्धा की पीला पड़ा चेहरा देखा, उन्होंने फिर से जूही के लिए अपने दिल को कठोर कर लिया। तभी सेलिना जी बोली, ठीक है अब खाना खाओ, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर मनीष थोड़े नाराजगी से बोला, मोम आप इस लड़की को यहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? क्या आपने डैड को सच में माफ कर दिया? सेलिना जी उसे देखकर शांत भाव से बोली, नहीं, मैं उन्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। पर इस वक्त खाना खाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चंद्रेश की उम्मीद फिर से एक बार टूट गई, हर दिन की तरह। पता नहीं कब उन्हें अपनी गलतियों की माफी मिलेगी। वो इसलिए श्रद्धा के लिए मैचिंग डोनट ढूंढ रहे थे। शायद तब जब श्रद्धा ठीक हो जाएगी, एक बार के लिए ही सही, सेलिना उन्हें माफ कर देगी। तभी उन्हें कुछ एहसास हुआ तो वो थोड़ा डर गए। क्या एलिना जूही को इसलिए रख रही है ताकि जूही की किडनी वो श्रद्धा को दे सके? नहीं, ऐसा कहीं होगा। श्रद्धा की केस बहुत अलग था, उसके लिए किडनी मैच होना जरूरी था। मनीष भी तो उसे किडनी देने के लिए राजी था, पर उसका भी मैच नहीं हुआ, ना ही उनका हुआ। तो क्या गारंटी है कि जूही की किडनी मैच हो जाएगी? सब बेमन से खाना खाने लगे। जैसे ही जूही ने एक बाइट खाना खाया, उसका मुंह बुरी तरह से जलने लगा। वो जलन से चिल्लाने लगी। उसे चिल्लाते देख सेलिना जी की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। जूही जल्दी जल्दी से पानी पीने लगी।
वो खाना बहुत गर्म था, ऊपर से वो इतना सल्टी और तीखा था कि इंसान उसे खा ही नहीं सकता था। कल रात को भी उसे बेकार खाना मिला था। सिंपल दाल रोटी, जो नौकरों को मिलता है उनके घर पर। वो समझ गई थी यहाँ रहना आसान नहीं होगा, पर उसे गुस्सा आ रहा था। क्या ये सब सेलिना जी कर रहे हैं, या फिर श्रद्धा और मनीष में से कोई? वहीं चंद्रेश जी ने सेलिना जी की स्माइल देखा तो वो समझ गए कि ये सब सेलिना जी ने ही करवाया है। वो जानते थे जूही यहाँ रही तो उसे ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए वो नहीं चाहते थे जूही यहाँ रहे। अगर उन्होंने जूही के लिए एक भी शब्द बोला, ऐसे में उनके और सेलिना जी के बीच और भी गलतफहमी बढ़ जाएगी। ये बहुत तीखा है, जूही अपनी आंखों में आंसू लिए बोली। सेलिना जी हंसते हुए बोली, यहाँ ज्यादातर नौकर खुद के लिए ऐसे तीखा खाना बना लेते हैं। लगता है उन लोगों ने गलती से तुम्हें खुद के लिए बनाई डिश सर्व कर दिया है। उनकी बात सुनकर पास खड़ी सर्वेंट बोली, जी मैम सॉरी, हमने गलती से इन्हें ये खाना सर्व कर दिया। इतना कहकर वो सर्वेंट उसे बाकी दूसरी डिश सर्व करने लगी। जूही ने गुस्से से दांत पीस लिया पर कुछ नहीं बोल पाए। उसे अपनी मोम के लिए ये करना था। एक बार उसकी मोम इस घर में आ गई तो वो इन सबको देख लेगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मनीष श्रद्धा को लेकर कॉलेज चला गया। वहां श्रद्धा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बेहतर फील करती थी, इसलिए उसे हर दिन घर पर रखना ठीक नहीं था। ऐसे में उसकी हेल्थ और बिगड़ जाएगी। सेलिना जी और चंद्रेश जी भी चले गए तो सर्वेंट जूही को धक्का देकर बोली, तुम कहाँ जा रही हो? खुद की प्लेट खुद ही साफ करो। हम सिर्फ यहाँ फैमिली मेंबर्स का काम करते हैं, बाहर वालों की कचरे उठाने की आदत नहीं है हमारी। जूही गुस्से से बोली, मैं इस घर की बेटी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज करने की? इतना कहकर उसने उस सर्वेंट पर हाथ उठा दिया, पर वो सर्वेंट उससे 2 कदम आगे थी। उसने उसकी हाथ को पकड़ लिया और उसकी गाल पर थापड़ मारते हुए बोली, तुम और इस घर की बेटी, इस घर की ऑलरेडी एक ही बेटी है, तुम बस नाजायज लड़की हो जिसे उठाकर इस घर में लाया गया है। तुम एक मामूली सी सर्वेंट होकर मेरी इंसल्ट कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने डैड से कंप्लेन कर दूंगी? जूही गुस्से से उस सर्वेंट को घूरते हुए बोली, तो जाओ बताओ, पर क्या सर तुम्हारी बात पर भरोसा करेंगे? इस घर में सारी डिसीजन सेलिना मैम लेती है, तुम चाह कर भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकती। अच्छा यही होगा, तुम आओ और अपनी झूठे प्लेट को खुद ही साफ करो, वरना इसी झूठे प्लेट में ही तुम्हें लंच भी मिलेगा। जूही गुस्से में तो थी पर वो देख रही थी कि यहाँ उसकी नहीं चलने वाली। फिर भी उसने गुस्से से उस सर्वेंट को धक्का दिया और प्लेट साफ करने बेसिन के पास चली गई। ये सब काम उसके लिए नया था।